अगर झारखंड का इतना सारा पैसा केंद्र सरकार रखी है और किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के राज्य सरकार को नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को ये पैसा केंद्र सरकार को भुगतान कर देना चाहिए। कि जेएमएम की एक बड़ी नाराज़गी का जो हिस्सा है वो हमारे बीच लोग आ रहे हैं, तो विपक्ष में बैठना मंजूर होगा लेकिन समझौता मंजूर नहीं होगा, ये कहना चाहता हूँ। जो पुराने चेहरे राजनीतिक अखाड़े में रहे हैं वो पूरे तरीके से दरकिनार किए जा रहे हैं। हंग असेंबली का निर्माण होता है तो उस वक्त संजय मेहता एनडीए के साथ होंगे या इंडिया गठबंधन के साथ? कि हमें सिर्फ कोयला के खनन के लिए ना जाना जाए, हमें सिर्फ पलायन के लिए ना जाना जाए, यहाँ पे संस्थाओं का विकास हो। तो जेएमएम के गढ़ में हेलकर संजय मेहता कितनी चुनौती देने की स्थिति में खड़े हैं? जो पहले जेएमएम से थे, फिर बीजेपी से थे, फिर कांग्रेस से आए, लेकिन एक बड़ी नाराजगी उनके दल बदल को लेकर के है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मायूस हैं। तो एक चाची आई और कहने लगी कोठा में कि बाबू दिन भर घूमो लगल ही, भूख गेलो भी तनी खा ले। जो जेपी पटेल कभी उनके हुआ करते थे वो भाजपा के होते हुए अब कांग्रेस के साथ। जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी खतियान के मसले पर स्पष्टता के साथ कोई जवाब नहीं दिया है। पहला विकास हमारा ये है कि इस इलाके में हम सबसे पहले महिला कॉलेज खोलेंगे। वहाँ के कुछ फार्मर मिले, उनका कहना था कि सिंचाई की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। उनकी ओर से कितनी चुनौती मिलती दिख रही है? चौथा हमारा है कि हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त करना चाहते हैं और हम फ्री बस की फैसिलिटी अपनी बहनों के लिए पिंक बस जैसी सुविधाओं को लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके बड़े बड़े म्यूजियम और बड़े बड़े स्टैचू स्थापित करके इस इलाके में एक हम लोग पर्यटन का केंद्र स्थापित करें। इन 5 बिंदुओं पर मैं प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहता हूँ। पिछली बार जब मैंने विश्लेषण किया था कि हमारी हार क्यों हुई, तो पता चला था कि बूथ प्रबंधन हमारा कमजोर था। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, समृद्ध झारखंड के चुनावी एक्सप्रेस में आज हम खड़े हैं हजारीबाग का त्रिमूर्ति चौक। त्रिमूर्ति चौक यानी झील के ठीक बगल का चौक। जब इस रास्ते से गुजर रहा था तो संजय मेहता जी का काफिला गुजरा और संजय जी पर मेरी नज़र पड़ी। संजय मेहता यानी मांडू विधानसभा से जेबी केस का उम्मीदवार। जेबी केस के उम्मीदवार के साथ ही एक ज़माने में टाइगर जयराम के खास हम खास रहे, लेकिन इस बार मांडू विधानसभा के सियासी समर में उतरे संजय मेहता। तो संजय मेहता जी से मैंने अनुरोध किया कि थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए इस चाय पे चर्चे के साथ। ये चाय की जो कुल्हाड़ी देख रहे हैं, अब दिन भर इस पे भीड़ लगी रहती है, लेकिन चूँकि ये अभी करीबन रात के 10 बज रहे हैं तो इसकी आग थोड़ी मंद होने लगी थी। लेकिन मैं चाय की कुल्हाड़ी और चाय की आग जो मंद हो रही है उस बातों को छोड़कर मांडू विधानसभा में सियासी पारा कितना गर्म है और संजय मेहता की जो एंट्री हुई है मांडू विधानसभा में उससे क्या बदलाव होने वाले हैं और संजय मेहता जी के सामने चुनौती कितनी बड़ी है, इसको समझने की कोशिश करूंगा। कैसा है मांडू में लोगों का प्यार और स्नेह आपके लिए? मांडू बदलाव को आतुर है इस बार, और प्यार और स्नेह तो उसकी मैं क्या कहूँ, तुलना नहीं की जा सकती है। अभी जब मैं कैंपेन में था तो एक चाची आई और कहने लगी कोठा में कि बाबू दिन भर घूमो लगल ही, भूख गेलो भी तनी खा ले, और घर में वो खाना खिलाई। अच्छा। तो ये तो स्नेह है और ये प्यार है, और मैं इसका ऋणी हमेशा रहूँगा, हमेशा हूँ, और इसका मैं कर्जदार हूँ। जो प्यार झारखंड की जनता ने, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और इस वक्त चुनावी अभियान में मांडू की जो जनता दे रही है वो अतुल्य है और निश्चित तौर पे बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब शानदार है। जिस मांडू विधानसभा को आपने चुना है जी, वह जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। जी, जेएमएम का गढ़ इसलिए कि जेपी पटेल जो मौजूदा विधायक हैं, जी, 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 इन्होंने भी 2014 में जो जीत हासिल की थी वे हासिल की थी
जेएमएम के चुनाव चिन्ह पर, जी, जी। और उनके पिताजी टेकलाल महतो जी वह लगातार जीत दर्ज करते रहे। हालांकि 2005 में खीरू महतो को भी जदयू के टिकट पर जीत मिली थी, जी पर वो एक्सेप्शन है। 2019 में जेपी पटेल को भाजपा के टिकट पर जीत मिली, यह भी एक सच्चाई है। जी। लेकिन उसे कहा जाता है जेएमएम का गढ़। तो जेएमएम के गढ़ में हेलकर संजय मेहता कितनी चुनौती देने की स्थिति में खड़े हैं? नहीं, मैं आपको स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर वो टिकलाल बाबू की धरती है और टिकलाल बाबू ने तो झारखंड के लिए बहुत कुछ किया। और आज मैं चानो गया था, उनकी प्रतिमा को नमन भी किया, और इवन मैं आज टिकलाल बाबू के घर भी गया था। अच्छा। और वहाँ पे तमाम लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार आशीर्वाद दिया। हमारी पूरी टीम थी, आज हम लोग आज उसी चानो की धरती पर थे जहाँ टिकलाल बाबू का जन्म हुआ। तो पूरे मांडू विधानसभा क्षेत्र में जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं, उनको लग रहा है कि अगर ये हमारा गढ़ था तो हमारे संगठन के हिस्से ये टिकट आना चाहिए। वो महागठबंधन में कांग्रेस को चला गया। हाँ, प्रत्याशी वही हैं जो पहले जेएमएम से थे, फिर बीजेपी से थे, फिर कांग्रेस से आए। लेकिन एक बड़ी नाराजगी उनके दल बदल को लेकर के है। मतलब लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि टिकलाल बाबू जो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई के लिए जाने जाते थे, उनकी विरासत को संभालने वाले अगली पीढ़ी के लोग बार बार कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से विश्वसनीयता पर तौल नहीं पा रहे हैं, और उनकी विश्वसनीयता खतरे में आ गई। तो जनता अब उनको स्वीकार नहीं कर पा रही। मतलब जेएमएम कार्यकर्ताओं की जो सियासी उलझन यह है कि जो जेपी पटेल कभी उनके हुआ करते थे, वो भाजपा के होते हुए अब कांग्रेस के साथ। जी। तो उन्हें लगता है कि ये जो गढ़ हमारा है, इसमें अब कांग्रेस की एंट्री होने वाली है, और यदि जेपी पटेल की जीत होती है तो ये झामुमो का किला नहीं होकर के कांग्रेस के किले के रूप में तब्दील हो जाएगा। क्या ये खतरा है? देखिए, कांग्रेस के किले के तौर पर तो तब्दील नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आज संथाल समुदाय के कई लोगों से मीटिंग की। और मेरे कई साथी हैं वहाँ, जिस संथाल समुदाय के सोरेन समुदाय से आते हैं, उसी सोरेन कम्युनिटी के कई मेरे साथियों से आज मीटिंग हुई। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा मुझे कि संजय भैया, इस बार हम लोग आपके साथ आ रहे हैं और इस बार पूरा समर्थन आपको रहेगा। तो आप इस बात को मान करके चलिए कि जेएमएम की एक बड़ी नाराज़गी का जो हिस्सा है वो हमारे बीच लोग आ रहे हैं और उनका प्यार हमको मिल रहा है। यदि मैं बात करूं जेएलकेएम की, जिसका पुराना हिस्सा रहे हैं, इस बार जेएलकेएम ने यानी टाइगर जयराम ने वहां से बिहारी महतो को सियासी अखाड़े में उतारा है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि इन्हीं बिहारियों के खिलाफ जयराम महतो की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी। अब आज जयराम महतो का जो चेहरा है वही बिहारी है, यानी बिहारी महतो हैं। तो उनकी ओर से कितनी चुनौती मिलती दिख रही है? नहीं, देखिए, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो मेरे हैं, और तो पुराने तो बिहारी महतो भी हुए ना। नहीं, वो तो खैर प्रत्याशी हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। वो अपना किस बात की शुभकामना? देखिए, लोकतंत्र है, सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी प्रत्याशियों को शुभकामना देंगे, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो तमाम दलों के लोग हों, लोकतंत्र का चाहे वो महापर्व में बीजेपी के हिस्सा लोग लेने हों, के चाहे लिए। वो जेएलकेएम के तमाम हमारे जो साथी हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं तो कहता हूँ कि डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपने अपने विचारों को हम जनता के बीच जाकर के स्थापित करते हैं। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, चुनाव है, धनबल की एक बड़ी ताकत लोग लगा रहे हैं, पैसे और पूंजी की राजनीति है, परिवार की राजनीति है, लेकिन इन सबको हम लोग एक तरीके से चुनौती के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता असीम स्नेह और प्यार दे रही। इस बार मेरा पूरा फोकस बूथ प्रबंधन पर है, बूथ मैनेजमेंट पर है। पिछली बार जब मैंने विश्लेषण किया था कि हमारी हार क्यों हुई, तो पता चला था कि बूथ प्रबंधन हमारा कमज़ोर रहा था। तो इस बार मैं पूरा अपना 100% बूथ प्रबंधन पर देना चाहता हूँ, और मैं उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यदि हम बात मांडू के इतिहास की एक बार फिर से करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ से टेकलाल बाबू की और झारखंड की सियासत में एक बड़ा कुर्मी चेहरा माने जाते थे, उनकी जीत होती रही। उसके बाद खीरू जी की एंट्री हुई। आज वो जदयू के राज्यसभा मेंबर हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भी शायद हैं। उसके बाद जेपी पटेल आए। तो लेकिन बावजूद इसके, जब मैं मांडू विधानसभा से गुजर रहा था और
सड़क किनारे कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनका दावा था कि विकास की ओर रफ्तार नहीं बही। ये नाराजगी है लोगों में। ठीक है कि टेकलाल बाबू की ये धरती है, टेकलाल बाबू की सियासी जमीन है यह, लेकिन विकास का जो रफ्तार था वह नहीं हुआ, इसलिए बदलाव की एक मध्यम आवाज़ सी आती सुनाई पड़ी। यह मध्यम आवाज़ है, तेज आवाज़ है, इसका विश्लेषण तो आपका भाई इस तरह की आवाज़ जी जी बिल्कुल सही। लोग बदलाव को आतुर हैं। मांडू विधानसभा की क्षेत्र की जनता जो है इस बार बदलाव करेगी और इस बात को आप पूरी तरह से मान करके चलिए कि जो पुराने चेहरे राजनीतिक अखाड़े में रहे हैं वो पूरे तरीके से दरकिनार किए जा रहे हैं, उनको जनता नहीं स्वीकार करेगी और एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और इस बात का मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपको कि इस बार आप देखिएगा हमारे तमाम जो प्रत्याशी हैं झारखंड के अंदर और खुद जो मैं मांडू विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, एक ऐतिहासिक विजय के साथ आपके समक्ष में आने वाले भविष्य में प्रस्तुत रहूँगा। आपके पार्टी से जेबी के ऐसे कितने प्रत्याशी हैं मैदान में? अभी इस वक्त 16 हैं। 16 हैं जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो बात आई सड़क से हम तक पहुंची कि विकास की रफ्तार उस स्पीड में आगे नहीं बढ़ी। यदि मांडू की जनता आपको आशीर्वाद देती है, अपना स्नेह और प्यार देती है, तो मांडू के लिए आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी? जी मैं बताना चाहूँ। देखिए अभी 5 प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि इस इलाके में हम सांस्थानिक विकास करेंगे, संस्थाओं का विकास होगा। संस्थाओं के विकास में पहला विकास हमारा ये है कि इस इलाके में हम सबसे पहले महिला कॉलेज खोलेंगे। उस इलाके में हमारी बेटियों के लिए महिला कॉलेज नहीं है। दूसरा, हम उस इलाके में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। ये 3 संस्थाओं का विकास हुआ कि हमें सिर्फ कोयला के खनन के लिए ना जाना जाए, हमें सिर्फ पलायन के लिए ना जाना जाए, यहाँ पे संस्थाओं का विकास हो। और मैंने 3-4 बड़े बिंदुओं पर बात की है कि पर्यटन का एक बड़ा केंद्र स्थापित करके कैसे इस इलाके को डेवलप किया जा सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। मैं जब गुजरता हूँ मांडू विधानसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों से, तो एक बिल्कुल बगोदर से सटा हुआ है विष्णुगढ़ का इलाका, और वो बिल्कुल NH से सटा हुआ है, NH-19 से, और एक NH-33 से सटा हुआ है मांडू का इलाका। मैंने सोचा है कि इस इलाके में बहुत बड़ा एक पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाए और इसको ये जो नेशनल हाईवे के नेटवर्क हैं, टूरिज्म जो नेटवर्क है, जो कोलकाता का नेटवर्क है और जो ये रांची का नेटवर्क है, इससे उसको जोड़ा जाए। तो मैंने सोचा कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने अध्ययन किया कि जिस तरीके से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, तो उससे उसके आसपास के इलाकों में बहुत बड़ा पर्यटन का एक केंद्र के रूप में केंद्र स्थापित हुआ। ठीक उसी तरीके से मैं इस इलाके में चाहता हूं कि मैं स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन लाऊं। हमारे पास कई ऐसे प्रतीक हैं, चाहे वो टेकलाल बाबू हो, चाहे वो विनोद बाबू, चाहे वो शेख भिखारी हो, चाहे वो हमारे बीच बिरसा मुंडा हो। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को लेकर के, वो अंबेडकर जी को लेकर के। मैं चाहता हूं कि इनके बड़े बड़े म्यूजियम और बड़े बड़े स्टैच्यू स्थापित करके इस इलाके में एक हम लोग पर्यटन का केंद्र स्थापित करें और इस इलाके को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और नेशनल नेटवर्क से जोड़ें। तो जब यहाँ पर लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा तो एक पर्यटन का बड़ा केंद्र स्थापित होगा। लोग कहेंगे कि प्रतिमा स्थापित करने से क्या होगा? प्रतिमा स्थापित करने से होता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप देखिए यूएस में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बना गुजरात में, तो उस इलाके में पूरा आप कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, पर्यटकों का बहुत आना जाना हुआ, होटल रेस्टोरेंट का कारोबार बढ़ा, टिकट बुकिंग का कारोबार बढ़ा। तो ऐसे जब आप केंद्र स्थापित करते हैं और अपनी इलाके की पहचान को बदल के रख देते हैं तो वो इलाका आर्थिक तौर पर समृद्ध होता है। तो मैं किसी ऐसे मॉडल पर काम करने वाला हूं। इसका एक दूसरा फायदा यह भी होता है कि जैसे ही आप बिरसा मुंडा के स्टैचू का स्थापित करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू का स्थापित करते हैं, तो उनकी जो टीचिंग है, जी उनकी जो प्रिंसिपल है, वो उसका एक्सपेंशन होता है, वो एक बड़े दायरे तक लोगों तक पहुंचता है। हालांकि वो उस रूप में नजर नहीं आता, लेकिन वो जेहन में बैठता है। नहीं तो इनके आदर्शों को तो समाज में स्थापित करने की जरूरत है और इसके माध्यम से ये होगा। तो ये मेरे 2 बड़े पहलू हुए। तीसरा तो ये है कि इस इलाके में हम पलायन को रोक सकें और रोजगार यहीं के स्थानीय कंपनियां हैं जितनी भी हमारे यहाँ पर माइनिंग सेक्टर्स में हैं, उसमें यहाँ के लोगों को हम रोजगार दे सकें। चौथा हमारा है कि हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त करना चाहते हैं और हम फ्री बस की फैसिलिटी अपनी बहनों के लिए पिंक बस जैसी सुविधाओं को लाना चाहते हैं। 5वां हमारा सोच ये है कि इस इलाके में जितने भी हमारा विस्थापन हुआ है
उसके लिए पुनर्वास की जो पॉलिसीज़ बनी हैं उस पॉलिसी पर सही से काम हो और मुआवजे सही तरीके से उन लोगों को मिल जाए। इन 5 बिंदुओं पर मैं प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहता हूँ। एक जो समस्या मांडू के हमें सुनाई दी जी वह थी सिंचाई की समस्या। जी वहाँ के कुछ फार्मर मिले, उनका कहना था कि सिंचाई की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जी। और उसके कारण भी एक कृषि क्षेत्र में बाधा है यहाँ। इसके लिए कुछ नहीं, कुनार डैम की परियोजना है वहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से पानी गांव-गांव तक पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच पाया। ये बात सच्चाई है। और आप इस बात को अगर देखेंगे, पूरे आप इलाके में जाएंगे, विष्णुगढ़ के अलग अलग इलाकों में गया था, नरकी में गया था, खरकी में गया था, चानो में गया था, नागी में गया था, तमाम अंदर मतलब इंटीरियर गाँव की बात कर रहा हूँ, बंदखारो गया था, चटकरी गया था, ऐसे वो गांव हैं उस इलाके के। उन गांवों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन वो मौसमी बारिश पर है। वहाँ पर अगर आप ये कहें कि ये जो रबी के फसल हैं उसका पटवन कैसे होगा, पानी कहाँ से आएगा, तो इसके लिए एक बड़ी समस्या है। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आने वाले भविष्य में जब हमको अवसर मिलेगा तो चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो पलायन हो, इन सारे पहलुओं पर बहुत ही गंभीरता से हम लोग काम करेंगे। और मैं तो बता रहा हूँ कि पॉलिसी और प्लानिंग की पूरी टीम हम लोगों को इस विषय पर काम कर रही कि कैसे इलाके का डेवलपमेंट हो, तो हम लोग इन पहलुओं पर ही काम करेंगे। एक बात जो आपसे हम समझना चाहेंगे, जी आपने कहा कि 16 उम्मीदवार हैं आपके। जी मान लीजिए इसमें से जो जिनकी जीत हासिल होती है वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसकी तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन यदि झारखंड में हंग असेंबली का निर्माण होता है, जी हंग असेंबली का निर्माण होता है, तो उस वक्त संजय मेहता एनडीए के साथ होंगे या इंडिया गठबंधन के साथ होंगे? नहीं, ऐसे यह सवाल लोगों के जहन में भी उभर सकता है। बिल्कुल, इसका मैं स्पष्ट तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। जब भी आप डेमोक्रेसी में आते हैं, चुनाव में लड़ते हैं और ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि आपको किसी को समर्थन देना है या सपोर्ट देना है, तो सबसे पहले बात आती है न्यूनतम साझा कार्यक्रम की, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। तो हमारा जो एजेंडा है झारखंड का विकास को लेकर के और मांडू के विकास को लेकर के, तो अगर हमारे तमाम साथी अगर झारखंड के जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं या जिन एजेंडों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो स्थानीयता हो, नियोजन हो, विस्थापन हो, पुनर्वास हो, रोजगार हो, पलायन हो, पर्यटन हो, कृषि हो, इन मुद्दों पर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इन मुद्दों पर पहले हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करेंगे। अगर हमारे एजेंडे पर उनकी सहमति है कि हाँ हम आपके इस एजेंडे को पूरा करेंगे, तो हम उनके साथ जा सकते हैं। अगर वो कहेंगे कि हम आपके एजेंडे के साथ नहीं हैं, तो विपक्ष में बैठना मंजूर होगा, लेकिन समझौता मंजूर नहीं होगा, ये कहना चाहता हूँ। अजी, आपका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जी, इसे भाजपा की ओर से फुलफिल किया जाता है और हेमंत या इंडिया गठबंधन की सरकार आपका जो मिनिमम प्रोग्राम है उसको डिनाई करती है। देखिए, इस पर 2 पहलू पर चिंतन करना होगा। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी खतियान के मसले पर स्पष्टता के साथ कोई जवाब नहीं दिया है। और जब भी हम लोग खतियान की बात करते हैं तो भाजपा अपना कदम पीछे कर लेती है। यही स्थिति सरना धर्म कोड पर भी है। यही सरना धर्म कोड पर स्थिति ये रही कि वर्तमान सरकार ने विधेयक बनाया था, लेकिन जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया तो उसमें ये कहा गया कि बिना राज्यपाल की सहमति को भेज दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो हमारा जातीय जनगणना की बात हो या ST SC OBC आरक्षण की बात हो 77% या OBC 27% रिजर्वेशन की बात, या सरना धर्म कोड की बात हो या खतियान की बात हो, इन मुद्दों पर मुखरता के साथ फ्रंट लाइन पर आकर के फ्रंट फुट पर कौन एक दिलेरी दिखाता है। इसीलिए मैं सवाल को किया था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बेस प्रोग्राम होता है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दे क्या होंगे ये सामने आने चाहिए। जैसा आपने गिनाया कि विस्थापन का बात होगा, खतियान प्राथमिकता होगी, उसमें खतियान की प्राथमिकता होगी और भी दूसरे मुद्दे होंगे। यदि इन पर सहमति बनती है तभी जाकर के वो जिसकी उम्मीद बहुत कम है। एक चीज आती है जी, मौजूदा जो सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार, ये कहती है कि 1,36,000, यदि मैं आंकड़ा 1,36,00,000 है, ये बकाया है मेरा केंद्र सरकार पर कोयला रॉयल्टी की बात करते हैं। तो क्या यह भी आपका मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा होगा? देखिए, एक बात समझिए, अगर केंद्रीय कर में हिस्सा मिलता है या किसी रॉयल्टी का हिस्सा किसी स्टेट की अपनी हिस्सेदारी है,
तो फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में किसी भी राज्य का वो अपना हक है, हक होता है, वो एक वैधानिक हक है, राज्य को मिलना ही चाहिए, नहीं तो वहाँ का विकास प्रभावित होगा। अगर झारखंड का इतना सारा पैसा केंद्र सरकार रखी है और किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के राज्य सरकार को नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को ये पैसा केंद्र सरकार को भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, यहाँ के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करेगा, इस राज्य की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। यह भी आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में अगर वो राज्य के हिस्सेदारी का मसला है और केंद्र सरकार किसी पूर्वाग्रह करके दबा दी है, तो उसे देना चाहिए। और अगर मुझसे पूछेंगे इस पर आपकी क्या राय है, तो मैं कहूँगा कि मैं खड़ा रहूँगा वैसे पक्ष के साथ जो इस पैसे की मांग करता है। जी। अब चूंकि हम समझते हैं रात के 11:15 बज चुके होंगे, आप भी दिन भर के कैंपेन के साथ थके हुए निकले हैं। जी जी। तो समृद्ध झारखंड के इस मंच से जी मांडू की जनता का क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मांडू की जनता को मेरा स्पष्ट संदेश है कि आप लोग बदलाव करिए, क्योंकि मांडू विधानसभा की क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, बदहाल स्थिति में है। जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर लोगों को मैसर नहीं है, और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नेतृत्व परिवर्तन का एक अवसर आया है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब 1,58,000 लगभग वोट हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता ने दिया था, तो मांडू विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे लगभग 54,000 वोट दिए थे। तो मैं तमाम उस क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इतना मत दिया था। पुनः फिर से मेरा चुनाव चिन्ह हेलमेट है और मैं फिर से चुनावी मैदान में हूँ, और इस बार मांडू विधानसभा से हूँ। तो आप सब पुनः वो प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बदलाव को लेकर के हम लोग बिल्कुल संकल्पित हैं, बदलाव करेंगे। और मांडू विधानसभा क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि अपना मत बिना किसी प्रलोभन के, अपने विवेक से एक ऐसे प्रत्याशी को दीजिए जो आपके लिए बेहतर काम कर सके, जो आपके मांडू को विकास के पथ पर आगे ले जाए। एक ऐसे प्रत्याशी को वोट करिए जो शिक्षित हो, समझदार हो और जिसके पास मांडू के विकास का विजन हो। यही लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस ढलती रात में समय दिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समृद्ध झारखंड के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार, बहुत जोहार। हम सब मिलकर झारखंड को एक तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, बढ़ते हैं फिर एक नए सफ़र के लिए, एक नए वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। चुनावी एक्सप्रेस का मेरा यह काफिला बढ़ता रहेगा। शुक्रिया।